कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। सीतापुर नाम के एक गांव में रहते थे पंडित पूरनचंद। पंडित पूरनचंद एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। उनके समान शास्त्रों का ज्ञाता पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित जी स्वभाव से बड़े ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे। अपनी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। सबसे वे बहुत ही विनम्र भाव से मिलते थे। पंडित पूरनचंद के मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यजमान पूजा पाठ करवाते उनसे कभी भी पंडित जी ने दक्षिणा की मांग नहीं की। यजमान अपनी खुशी से जो भी दे देते पंडित जी बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते। उनकी इस बाल मनसाही का लोग फायदा भी उठाते थे, जिसका नतीजा यह था कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी नहीं मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहा करती थी कि आप कैसे पंडित हैं, मेरी मानो तो आप भी कभी कभी यजमान से कुछ इधर उधर की बात कर ज्यादा दक्षिणा कमा लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु पंडित जी कहते, भाग्यवान, मेरे लिए वह सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ। जीने के लिए और क्या चाहिए? जो भी हो, मैं पाप की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। नेकी की कमाई से ही मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन पंडित जी को एक दूर गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। वे गांव काफी दूर था। सारा काम निपटा कर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत ही लंबा था, इसलिए पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते पंडित जी राजा के महल के पास से गुजरे। पंडित जी को पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना मैं भी यहीं पर भोजन करता चलूं। यह सोचकर पंडित महल की तरफ चल पड़ा। राजा के सेवक ने जब देखा कि एक ब्राह्मण महल की तरफ आ रहा है, तो वह बड़े ही आदर के साथ पंडित जी को भोजन खिलाने के लिए ले आया। पंडित जी को भोजन के लिए बिठाया गया। एक थाल में उन्हें भोजन परोसा गया और साथ ही एक चांदी के लोटे में पानी दिया गया। पंडित जी ने पेट भरकर खाना खाया। अब पंडित जी की भूख शांत हो चुकी थी। मन ही मन पंडित जी राजा को आशीर्वाद देने लगे, जो कि इतने परोपकार का काम कर रहे हैं। खाना खाने के बाद जब पंडित जी वापस चलने को हुए, तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। कुछ क्षण उन्होंने चांदी के लोटे को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। पंडित जी ने वह लोटा उठाया और सबसे नजर बचाते हुए अपने कपड़ों में छुपा लिया और चुपचाप महल से निकल गए। शाम ढलते ढलते थके मांदे पंडित जी अपने घर पहुंच गए। दूसरी तरफ राजमहल में राजा के कर्मचारियों को जब ये पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है, तो कर्मचारियों ने यह बात राजा को बताई। राजा को जब इस चोरी के बारे में पता चला, तो वह बहुत ही हैरान हुआ कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हो गया। कौन हो सकता है जिसने ये लोटा चुराया होगा? महल में तो हर समय बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते और जाते रहते हैं। सेवक कहने लगे, महाराज, जब इतने लोग महल में खाना खाने के लिए आते हैं, तो हर एक व्यक्ति पर संदेह करके उसकी तलाशी लेना संभव नहीं है। फिर भी राजा ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए कि आखिर चांदी का लोटा कहाँ गया। राजा के मंत्री ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम हुआ कि चांदी का लोटा कौन लेकर गया है। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन जब पंडित पूरनचंद ने
उस लोटे में पानी पिया तो लोटे को देखकर उन्हें मन ही मन पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने इतने परोपकारी राजा के महल में चोरी जैसा अपराध किया है। उनके मन में गलानी होने लगी कि मेरे इस अपराध की वजह से राजा महल में आने वाले सभी लोगों पर संदेह कर रहे होंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे इसी वक्त महल में जाकर राजा का लोटा वापस लौटाकर आएंगे। पंडित जी ने वे चांदी का लोटा लिया और वापस महल की तरफ निकल पड़ा। महल पहुंचकर उन्होंने सैनिकों से सीधा राजा से मिलने की आज्ञा मांगी। सैनिक भी पंडित जी का सम्मान करते हुए उन्हें सीधा राजा के सामने ले गए। पंडित जी राजा के सामने पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है और इस समय वे चांदी का लोटा अपने थैले में से निकालकर राजा को वापस कर देता है। चांदी के लोटे को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा को इस तरह हैरान होते देखकर पंडित जी ने कहा, महाराज, यह चांदी का लोटा मैंने चोरी किया था। खाना खाते समय मैं इस लोटे को अपने कपड़ों में छुपाकर ले गया था। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। वे सोचने लगा कि पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और अब 3 दिन बाद वे चांदी का लोटा वापस करने आ गए। कुछ सोचकर राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यह बात हमें समझ में नहीं आई। आपने ये चांदी का लोटा पहले चुराया क्यों? और अगर चुरा ही लिया था तो 3 दिन बाद इसे वापस क्यों करने आए? पंडित जी कहने लगा, महाराज, मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी चोरी की और ना ही कोई अधर्म का काम किया। असल में दोष उस भोजन का था जो उस दिन मुझे राजमहल में खिलाया गया था। अवश्य ही आपका परोसा हुआ भोजन पाप की कमाई का था, इसीलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हुआ, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। यह बात सुनकर राजा क्रोध में भरकर कहने लगा, पंडित जी, आप मेरे महल में आकर मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो गई? पंडित जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, वह सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप जागा और उस अन्न का असर मुझ पर 3 दिन तक रहा। इसीलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लोटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अगर मैं सच में ही चोर प्रवृत्ति का होता तो यह लोटा लेकर कभी भी वापस ना आता। मैंने आपको लोटा वापस कर दिया और जो सच बात थी वह भी आपको बता दी। अब आप जाने और आपका काम जाने। अब आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। यह कहते हुए पंडित जी वहाँ से चला गया। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा। राजा को भी आभास था कि पंडित पूरनचंद जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ही ऐसी बातें नहीं करेगा। शाम के समय राजा साहब ने अपनी परेशानी अपनी रानी को बताई। रानी ने जब सारी बात सुनी तो उसने भी चिंतित महाराज को एक सुझाव दिया। महाराज, आप अपना वेश बदलकर और एक साधारण नागरिक का रूप धारण करके राज्य में घूमिए, तभी आपको इसका रहस्य पता चलेगा। महाराज को रानी का दिया हुआ सुझाव बहुत ही पसंद आया। अगले सुबह महाराज ने गांव के एक साधारण से आदमी का वेश धारण किया और अपने ही नगर में घूमने लगे। नगर में घूमते हुए रास्ते चलते उन्हें एक आदमी मिला तो राजा उस आदमी के पास गया और उससे बातचीत करते हुए कहने लगा,
अरे भाई, इस नगर का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी है। उसके महल में जो भी जाता है वे भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे धर्मात्मा की उम्र और भी अधिक लंबी हो। यह सुनकर फिर दूसरा आदमी कुछ चिढ़ता हुआ बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, ढोंगी है। वह बस अच्छा होने का दिखावा करता है। राजा ने कहा, भाई, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वे आदमी कहने लगा, भाई और नहीं तो क्या, महाराज हमारे पूरे नगर से 2 गुना लगान वसूल करते हैं और अपना खजाना भरते रहते हैं। ऐसा पापी है वो राजा कि जितना लगान निश्चित किया गया है उतना लगान वसूल करने के बजाय उससे 2 गुना लगान वसूल करता है। यह सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। इसी तरह से राजा वहाँ घूमते हुए और कई लोगों से मिला। उनके सामने वे अपनी यानी नगर के राजा की तारीफ करता, परंतु हर व्यक्ति राजा को कोस रहा था और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। इस तरह हर व्यक्ति राजा को पापी और ढोंगी बता रहा था। अब राजा को मन ही मन बहुत ही दुख सताने लगा कि उसे तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि जितनी लगान की राशि निर्धारित की गई है उसे 2 गुना वसूल की जा रही है। उदास मन से राजा वापस महल में आ गया। राजा ने वापस अपने राजसी वस्त्र पहन लिए। अगली सुबह तुरंत महाराज ने आदेश दिया कि महल के खजाना मंत्री को उनके सामने पेश किया जाए। सिपाही उसी समय खजाना मंत्री को लेकर महाराज के सामने ले आए। राजा ने खजाना मंत्री से सीधा प्रश्न पूछा, मंत्री जी, क्या ये सच है कि राज्य की जनता से 2 गुना लगान वसूल किया जा रहा है? लगान की जो राशि हमने निश्चित की थी उससे 2 गुनी राशि क्यों वसूल की जा रही है, जबकि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। यह सुनकर मंत्री जी घबरा गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री के सारे षड्यंत्र से पर्दा उठ चुका था। राजा ने आदेश दिया कि खजाना मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। अब राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि पंडित पूरन चंद के कहे हुए वचन बिल्कुल सच थे कि मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा ने तुरंत यह घोषणा करवा दी कि प्रजा से इस साल लगान नहीं लिया जाएगा। इस वर्ष का लगान माफ कर दिया गया है और साथ ही साथ अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पंडित पूरन चंद को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब सिपाही पंडित जी के घर पहुँचे, सिपाहियों को देखकर पंडित पूरन चंद घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद महाराज ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा है, लेकिन तब सैनिकों ने बताया कि पंडित जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज ने पूरे सम्मान के साथ आपको महल में बुलाया है। जब पंडित जी महल पहुँचे तो महाराज कहने लगे, पंडित पूरन चंद जी, हमने आज तक आप जैसा ज्ञानी और विद्वान पंडित नहीं देखा। आपकी कही हुई बात 100% सही निकली और आपकी इस काबिलियत को देखकर आज हम आपको अपना राजपुरोहित नियुक्त करते हैं और राजकाज के कार्यों में भी आप हमें सलाह दिया करेंगे। अब पंडित जी को अपनी योग्यता और ज्ञान के आधार पर एक अच्छा पद मिल गया था। वे बहुत ही प्रसन्न थे। तब पंडित जी ने महाराज को परामर्श दिया, महाराज, राजा का ये कर्तव्य है कि वे समय समय पर इस बात की जांच पड़ताल करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का ना हो। आप स्वयं भी अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी किया कीजिए, ना कि पूरी तरह से आंखें बंद करके उन पर विश्वास कर ले। राजा ने वचन दिया कि अब से वे स्वयं भी राजकाज के कार्यों की समीक्षा किया करेंगे।
इस घटना के बाद राज्य की जनता में महाराज की प्रतिष्ठा और विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो गया। पंडित जी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को जब ये खुशखबरी दी तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। अब पंडित जी के घर की दरिद्रता समाप्त हो चुकी थी। वे राज दरबार में महाराज के सलाहकार और राजपुरोहित के रूप में कार्य करने लगे। महाराज भी इस बात से खुश थे कि पंडित पूरनचंद के रूप में उन्हें एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया है। सालों पहले पाटलिपुत्र पर शासन करने वाले महाराज रणजीत सिंह नामक राजा राज करते थे। वृंदा नाम की उनकी एक पुत्री थी। उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने अपनी पुत्री को सभी युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिलवाया। राजकुमारी वृंदा सुंदर, बहादुर, कुशल, बुद्धिमान और उनकी आंखों का तारा थी। उसे पिता से बहुत लगाव था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने की योजना बना लूं। पुत्री, तुम जंगल में, वो भी अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम शिकार करने के लिए काफी बहादुर हो, लेकिन जंगल सुरक्षित नहीं है। क्यों न मैं सेनापति को साथ भेज दूं? आप मेरी क्षमता पर शक कर रहे हैं पिताजी। मैं महाराज रणजीत सिंह की पुत्री हूँ, जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। मुझे पता है कि मेरी बेटी एक शेरनी है, लेकिन फिर भी मेरी अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी अपनी असुरक्षा है। आप नौजवान हो और मुझ पर आपकी शादी योग्य एक युवक ढूंढने की जिम्मेदारी है, तभी मुझे शांति मिल सकती है। पिताजी, आप हर बात में मेरी शादी को क्यों ले आते हो? मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहती हूँ जो मुझसे बलवान, बुद्धिमान, योग्य और बहादुर हो। अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। बेटी, मैं भी एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में हूँ जो आपकी और आपके राज्य की देखभाल करने में सक्षम हो। मेरे योग्य कोई व्यक्ति मिले तो मैं शादी भी कर लूंगी। अब तो मैं जा सकती हूँ ना पिताजी? ठीक है पुत्री, आप जाओ। अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमारी वृंदा शिकार के लिए चली गई। महाराज अपनी पुत्री वृंदा की शादी पर चर्चा करने के लिए अपने महामंत्री चाणक्य को बुलाते हैं। चाणक्य जी, हमें अपनी राजकुमारी वृंदा के लिए एक योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। महाराज, मुझे लगता है कि योग्य वर ढूंढने के लिए हमें एक स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए, जिसमें हर राज्य के राजकुमार भाग ले सकें और हम उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुन सकें। अच्छा विचार है चाणक्य जी, लेकिन शर्त पर उन्हें बता दें कि अगर किसी को इस योजना में भाग लेने में रुचि है तो वे अपनी तस्वीर भेज दें। अंतिम चरण के बाद हम उन्हें एक संदेश भेज सकते हैं। जो भी उस दिन प्रतियोगिता जीतता है वो राजकुमारी वृंदा से शादी करने योग्य है। जैसा आपका आदेश महाराज। मैं सभी योग्य राजकुमारों को जानकारी भेज देता हूँ। समाचार मिलने के बाद कई इच्छुक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपनी तस्वीर भेजते हैं। महाराज रणजीत सिंह उन सभी तस्वीरों को राजकुमारी वृंदा को दिखाते हैं और कहते हैं, पुत्री, यह दुनिया भर के योग्य राजकुमारों की तस्वीरें हैं। आप इनमें से कुछ राजकुमारों को चुन सकती हो। फिर मैं उनके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। जो भी जीतेगा वे आपसे शादी करेगा। ठीक है पिताजी। सभी तस्वीरों की जांच करने के बाद राजकुमारी 3 तस्वीरें उठाती है और उन्हें अपने पिताजी को देती है और कहती है, पिताजी, ये 3 तस्वीरें हैं जो मुझे पसंद है। अब आप
इनमें से किसी एक को चुने, मुझे मंजूर है। ठीक है पुत्री, अब मुझे उनकी योग्यता जांचनी चाहिए और हमारे बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उनकी ताकत निर्धारित करनी चाहिए। पिताजी, इन तीनों में से किसी को चुनने से पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि आप मेरी खुशी की बजाय साम्राज्य की समृद्धि पर जोर देंगे। मैं समझता हूँ पुत्री, साम्राज्य की समृद्धि और आपकी खुशी दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का चयन करूँगा जो दोनों को संभाल सके। राजा के महामंत्री चाणक्य ने स्वयं जाकर तीनों राजकुमारों को पाटलिपुत्र आने का निमंत्रण दिया। महाराजा के निमंत्रण पर विक्रमपुरी से विक्रम वर्मा, सीमापुरी से वल्लभ राय और धर्मपुरी से प्रताप वर्मा पाटलिपुत्र पहुंचते हैं और राजा से मिलते हैं। आप तीनों को निमंत्रण स्वीकार करने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विजेता मेरी पुत्री से शादी करेगा और इस पाटलिपुत्र साम्राज्य का राजा होगा। आप सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? तीनों राजकुमार बोले, जी महाराज, हम प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। आप तीनों में से जो भी मेरी पुत्री को उचित उपहार देगा वो उसी से शादी करेगी। विक्रम वर्मा बोला, मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि प्रतियोगिता राजकुमारी को उपहार देने के बारे में है। मैंने सोचा था कि मुकाबला हमारी क्षमता के बारे में होगा। राजकुमार वल्लभ राय बोला, मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी तलवार तेज कर ली थी, लेकिन मैं उपहार के बारे में सुनकर हैरान हूँ। महामंत्री बोला, हे प्रिय राजकुमारों, कृपया जल्दबाजी ना करें, कृपया ध्यान से सुने। महाराज ने अपनी पुत्री के लिए उचित उपहार की मांग की है, इसलिए अपने आप को पाटलिपुत्र राजा के स्थान पर रखें और बुद्धिमानी से उपहार चुनें। राजकुमार विक्रम वर्मा बोला, मुझे नहीं लगता, सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप पहले सूचित करते तो मैं अपने राज्य से बहुत सारे उपहार लेकर आता। महाराज बोले, प्रिय राजकुमारों, कृपया परिणाम पर ना पहुँचे। आपको अभी उपहार देने की जरूरत नहीं है। आप अपने राज्य वापस जा सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, फिर 1 महीने के भीतर उपहार के साथ वापस आ सकते हैं। राजकुमार वल्लभ राय बोला, तब तो ठीक है, निश्चित रूप से मैं राजकुमारी के लिए उचित उपहार के साथ वापस आऊंगा। महामंत्री बोला, हे राजकुमारों, आज पूर्णिमा है, इसलिए यदि आप अपने उचित उपहारों के साथ अगली पूर्णिमा वापस आ सकते हैं तो महाराज अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करेंगे जो राजकुमारी को सबसे मूल्यवान उपहार देगा। राजकुमार प्रताप वर्मा बोलता है, महाराज, आपके अनुसार हम राजकुमारी के लिए उचित उपहार के साथ लौटेंगे। हम आपसे अगली पूर्णिमा पर मिलेंगे। राजा से बात करके तीनों राजकुमार अपने अपने राज्य वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी वृंदा, जो सारी बातें सुन रही होती है, अपने पिता से मिलने आती है। पिताजी, आपने उन्हें एक उचित उपहार लाने के लिए क्यों कहा, वो भी एक परीक्षा के रूप में? हमारे राज्य में इतने अतिरिक्त संसाधन हैं, हमें उपहारों की क्या जरूरत है? पुत्री, मैं कभी भी उनकी बहादुरी की परीक्षा नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही है। आपको आगे पता चल जाएगा। जैसा आप कहें पिताजी। आइए देखते हैं कौन सा राजकुमार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है।
अगली पूर्णिमा को राजकुमार वल्लभ राय और प्रताप वर्मा दोनों बहुत सारे उपहारों के साथ आते हैं, लेकिन विक्रम वर्मा नहीं आता है। राजकुमार वल्लभ राय ने महाराज के सामने एक बड़ी बोरी रखी और कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए हीरे मोती पन्ने माणे मूंगे और नीलम लाया हूँ और इन्हीं में उनके लिए एक मुकुट और हार भी मिलेगा। मुझे लगता है कि यह मूल्यवान उपहार मैं सुंदर राजकुमारी को दे सकता हूँ। महाराज बोले, बहुत अच्छे, आइए जानते हैं राजकुमार प्रताप वर्मा को मेरी पुत्री के लिए क्या उपहार मिला। प्रताप वर्मा उपहार में राजकुमारी के लिए एक मूल्यवान और तेज धार वाली तलवार लेकर आया था। प्रताप वर्मा बोला, महाराज, यह एक मूल्यवान तलवार है जो धनुष और तीर, भाले और कुल्हाड़ी जैसे किसी भी अन्य हथियार का सामना कर सकती है। अगर किसी के पास यह हथियार हो तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। मैंने सोचा कि यह राजकुमारी वृंदा के लिए एक उपयुक्त उपहार होगा। अच्छा, बहुत अच्छा उपहार है। जब महाराज प्रताप वर्मा से बात कर रहे होते हैं, तभी विक्रम वर्मा तेजी से महल में दाखिल होता है। उनके आगमन पर महाराज बोलते हैं, प्रिय विक्रम वर्मा, आपको आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आप राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हो? महाराज, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं राजकुमारी वृंदा के लिए कोई उपहार नहीं लाया। मैं इसके बारे में तब तक भूल गया जब तक कि